हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 2 का वन शॉट्स होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें दो पार्ट्स होने वाले हैं। तो देखो, ये दो पार्ट हैं, तो हम एक ही वीडियो में दोनों पार्ट कवर करेंगे। मेजरमेंट पहला पार्ट है एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपका सेकंड पार्ट है। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये हमारे नोट्स हैं, एंड जैसा कि आपने यूनिट नंबर 1 के देख लिए होंगे, एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बाय इंजीनियरिंग बॉयज। एंड आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक चीज करनी है बस, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। एंड टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, टेलीग्राम जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या होगा कि वहां पे सारी चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो बाकी आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग आपका टाइम एंड अपना टाइम, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। बिकॉज हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 6 अगस्त को एंड आज 4 अगस्त हो चुका है, ठीक है। तो देखो, पार्ट 1 में हमें 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है? कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इन मेजरमेंट, ठीक है। फिर टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया, फ्लो स्ट्रेन एंड फोर्स एंड टॉर्क एंड मेजरमेंट। फिर वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एंड डायल गॉज एंड स्लिप गेज और साइन बार, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ना है एंड सेकंड पार्ट में हमें क्या पढ़ना है। कास्टिंग, कारपेंट्री, वेल्डिंग एंड थ्योरेटिकल बेसिक्स एंड लेथ मशीन्स एंड ड्रिलिंग मशीन्स एंड इनके ऑपरेशंस। तो चलो, फॉर्मेट क्या होगा आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन हो गया, पर्पस हो गया, वर्किंग कॉन्सेप्ट हो गया, डायग्राम हो गया एंड कैरेक्टरिस्टिक, टाइप, कंपोनेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। तो सारी चीजें मिलेंगी इसमें, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ हो गई आपकी, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सब की मैग्नीट्यूड को एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करके न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। मान लो कि अगर सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो सारी वैल्यू सेंटीमीटर में होंगी, अगर मीटर में होगा तो मीटर में होगा, एंड अदरवाइज मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर में होगा। तो सारे जितने भी हमारी यूनिट्स होंगी, जितने भी यूनिट्स के स्टैंडर्ड होंगे, वो एक मतलब सबको कंपेयर करके एक न्यूमेरिकल मतलब एक यूनिट डिटरमाइन की जाती है एंड उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। हाँ, ठीक है। नाम का पर्पस क्या होता है? तो भैया देखो, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन के लिए एक्यूरेट डायमेंशंस या वैल्यू ऑब्टेन करना होता है। दूसरा, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंश्योर करना, ठीक है। देखो, डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और रिसर्च में क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंश्योर करना होता है एंड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स पॉसिबल बनाना जरूरी है, ठीक है ना। अब आप एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमने मेजरमेंट की डेफिनेशन पढ़ा दी एंड आपको पर्पस बता दी। अब मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या। तो देखो, सो मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट में अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट से कंपेयर की जाती है। किससे कंपेयर की जाता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट से। एंड रिजल्ट में हमेशा दो पार्ट होते हैं, पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे मान लो कि न्यूमेरिकल वैल्यू हुई 25 एंड तो हमारा क्या हो गया? यूनिट हो गया, एंड हमारा जो 25 हो गया, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब ये क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये आपको पता है कि जैसे ये हो गया। अब समझो, मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट सिस्टम में 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनना। पहला होता है आपका सेंसिंग एलिमेंट, ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है किसको? क्वालिटी को। क्वालिटी को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। फिर आता है आपका सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट, इट मींस सिग्नल्स को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किसमें फॉर्म में कन्वर्ट करता है? यूजेबल फॉर्म में। और इंडिकेटिंग रिकॉर्डिंग एलिमेंट, मतलब रिजल्ट को क्या करता है? डिस्प्ले करता है। ये इसका जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम है। सबसे पहले सेंसिंग एलिमेंट एंड सिग्नल कंडीशनिंग एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, इनिशिएटिंग रिकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे एम्पलीफाई या कन्वर्ट होगा एंड यहाँ पे डिटेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ठीक है। मेजरमेंट वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। प्रिसीजन में क्या होता है कि रिपीटेड जो रीडिंग होती है, रिपीटेड रीडिंग में कितनी कंसिस्टेंसी है, ठीक। सेंसिटिविटी में क्या होता है? ऐसे सेंसिटिविटी में होता है कि इंस्ट्रूमेंट छोटे से चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकता। रिपीटेबिलिटी, सेम कंडीशन में बार बार रिजल्ट सेम मिलना या थोड़ा आगे पीछे, ठीक है। अब देखो, देयर आर 4 टाइप ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट मेजरमेंट एंड कंपैरेटिव मेजरमेंट। तो व्हाट इज डायरेक्ट मेजरमेंट? तो डायरेक्ट मेजरमेंट इज ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंट सीधा क्वांटिटी को मेजर करता है स्केल से लेंथ, ठीक है। एंड हमारा जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है वो क्या है? रिलेटेड क्वांटिटी मेजर करके कैलकुलेशन से क्या निकालता है? वैल्यू निकालता है, ठीक है। देखो, जो हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट सीधा क्वांटिटी को मेजर करता है, लाइक स्केल से लेंथ हो गया, ठीक है। जैसे हमने स्केल से लंबाई नाप ली, ठीक है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होगा कि रिलेटेड क्वांटिटी मेजर करके कैलकुलेशन से वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे रिलेटेड क्वांटिटी ली, मेजर करके हमने क्या किया? कैलकुलेशन की एंड वैल्यू निकाला। एब्सोल्यूट मेजरमेंट, फंडामेंटल यूनिट लाइक लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इनका मेजरमेंट। कंपैरेटिव मेजरमेंट, नॉन स्टैंडर्ड से कंपेरिजन करके मेजरमेंट, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब एप्लीकेशन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल होता है एंड मशीन कैलिब्रेशन, रिसर्च एंड डिजाइन वेरिफिकेशन में मेजरमेंट फंडामेंटल रोल प्ले करता है। देखो, मान लो अगर जहां देखो, मेजरमेंट हर एक जगह बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है, चाहे आपका डिजाइन हो,
या रिसर्च हो या मशीन कैलिब्रेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल हो, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो हर एक जगह क्या करता है, हर एक जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया। अब देखो भैया, अगर मेजरमेंट है तो मेजरमेंट में देखो कुछ ना कुछ तो एरर आएंगे, तो अब हमें क्या पढ़ना है, एरर क्या क्या आती है मेजरमेंट में, ठीक है। तो मेजरमेंट एरर वो डिफरेंस होता है जो मेजर वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में आती है। देखो मान लो कि मेजर वैल्यू कितनी है हमारी 75 mm, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू वो कितनी है 80 है, तो बीच की पाई जाती है। तो देखो जो हमारी मेजरमेंट एरर वो एक डिफरेंस होता है जो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट एरर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरर इज इक्वल टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आई थिंक फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब एक चीज देखना, इसका पर्पस क्या है, तो देखो मेजरमेंट की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को क्या करना, इंप्रूव करना। देखो हम मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, और उसकी एक्यूरेसी को भी हम इंप्रूव करेंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया। एरर के सोर्स आइडेंटिफाई करके उन्हें क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। जो एरर के सोर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। आई थिंक क्लियर, नाउ क्लियर, ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं भैया, वर्किंग या कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो वर्किंग देखो, एरर जो होते हैं, एरर इंस्ट्रूमेंट एनवायरनमेंट हो गया, मेथड या ऑब्जर्वर की वजह से आ सकता है। किसकी वजह से, देखो एरर जो है, एरर जो आ सकता है किसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी आ सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से आ सकता है, मेथड या ऑब्जर्वर की वजह से भी आ सकता है। इन एरर्स को सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफाई किया जाता है ताकि करेक्शन पे अप्लाई किया जा सके, ठीक है। अब एक चीज देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ एरर। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक, सेकंड इज रैंडम एंड थर्ड इज ग्रॉस एरर। तो फर्स्ट इज सिस्टमेटिक में क्या आता है, इंडस्ट्रियल एरर आता है, एनवायरमेंटल एरर आता है एंड ऑब्जर्वेशनल एरर आता है भैया, ठीक है। रैंडम में अनप्रेडिक्टेबल, स्मॉल वेरिएशन एंड स्टैटिस्टिकल, ये सारे एरर्स आते हैं। और जो हमारा ग्रॉस एरर है उसमें आता है ह्यूमन मिस्टेक्स, मिसरीडिंग्स एंड रॉन्ग रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो सिस्टमेटिक एरर को करेक्शन कैलिब्रेशन से हटाया जा सकता है, रैंडम एरर को सिर्फ स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग से कम किया जा सकता है, ठीक। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो जो हमारा सिस्टमेटिक एरर है, कौन सा सिस्टमेटिक एरर, कंसिस्टेंट डायरेक्शन में होती है, रिपीट होने पर सेम बायस, ठीक है। एंड जो हमारा रैंडम एरर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। जो हमारा रैंडम एरर है वो क्या होता है, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। और जो हमारा ग्रॉस एरर है वो अवॉइडेबल होते हैं, मतलब केयरफुली ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अब देखो टाइप देख लो, एंड टाइप क्या है एरर के, तो देयर आर 4 टाइप। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर एंड रैंडम एरर। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ एरर। तो एक एक करके समझते हैं। तो एनवायरमेंटल एरर क्यों आता है, तो एनवायरमेंटल एरर हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ जाए, डिजाइन की वजह से आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से आ जाए, या वियर से आ जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, वॉन आउट और जीरो एरर, ठीक है। ये दो इसके एग्जांपल है। अब एनवायरमेंटल एरर कैसे आ सकता है, टेम्परेचर की वजह से आ सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से आ सकता है एंड वाइब्रेशन की वजह से आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन एग्जांपल, थर्मल एक्सपेंशन से लेंथ चेंज हो सकती है, बिल्कुल बात सही है। ऑब्जर्वेशनल एरर यानी कि ऑब्जर्वर की गलती से आ सकता है, बिल्कुल भैया ऑब्जर्वर से भी गलती हो सकती है। पैरेलैक्स एरर स्केल रीडिंग में हो सकता है। रैंडम एरर अननोन एंड अनप्रेडिक्टेबल कॉज, लाइक इसका एग्जांपल है माइनर फ्लक्चुएशन रिपीटेड रीडिंग्स में, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ ये आपको 100% पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि जिनका भी आज M2 का एग्जाम था उन बच्चों का मेरे पास क्या आया, DM आया कि भैया बहुत अच्छा एग्जाम गया है एंड आपकी वजह से हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया। तो भैया जिनका एग्जाम थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो उनके लिए ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए, बाकी टेंशन मतलब पास सब हो जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, वे टू मिनिमाइज एरर। तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे वेज हैं जो हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेकंड इज मल्टीपल रीडिंग लेकर एवरेज निकालना एंड कंट्रोल एनवायरमेंट, लाइक टेम्परेचर को कंट्रोल कर ले, वाइब्रेशन फ्री करते हैं एंड ट्रेंड स्किल्ड ऑब्जर्वर चाहिए होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं किसको, एरर को। और इफेक्ट क्या है एरर के, तो देखो 3 इफेक्ट है कि जो हमारा रॉन्ग मेजरमेंट है उससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंटरचेंजेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है एंड सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन देख लो, तो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, कैलिब्रेशन लैब्स, क्वालिटी एश्योरेंस और रिसर्च मेजरमेंट में एरर एनालिसिस क्रिटिकल होता है, ठीक है। नाउ ये 2 टॉपिक खत्म हो गए हैं आपके। फर्स्ट कौन सा आपका है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड सेकंड इज एरर इन मेजरमेंट। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, इन सब के बारे में। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा एंड मेरे को बहुत पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। तो टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर मेजरमेंट किसी बॉडी सिस्टम की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने का प्रोसेस होता है। सपोज मान लो कि भैया आपको फीवर है, किस में नापा जाएगा, डिग्री सेल्सियस में नापा जाएगा। आपकी बॉडी ठंडी है, किस में नापा जाएगा, डिग्री सेल्सियस में नापा जाएगा। यही टेम्परेचर मेजरमेंट होता है।
अब इसका वर्किंग समझ लो। टेम्परेचर मेजरमेंट किसी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक जो टेम्परेचर के साथ प्रेडिक्टेबिलिटी चेंज होती है, टेम्परेचर मेजरमेंट किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करके की जाती है, जैसे लिक्विड का एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चेंज या थर्मो थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ। ठीक है। एंड अब एक बात कर लेते हैं कि भैया देखो सबको समझ में आ गया होगा कि भैया हम क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा, ये मैं क्या होप कर सकता हूँ। ठीक है। और इसके देखो अब आप समझो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, कौन सा? लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। इनमें क्या होता है कि लिक्विड में क्या होता है, मरकरी होता है या एल्कोहल का क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। अब इसकी रेंज क्या होती है, -40 डिग्री सेल्सियस से लेके 350 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है। और जो हमारा थर्मोकपल होता है, वो थर्मोकपल क्या होता है, ये 2 डेसिमिलर मेटल के जंक्शन पर ईएमएफ सी बैक इफेक्ट होता है। ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है। एंड अब आता है हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी बोलते हैं इसको भैया। मेटल के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज, मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 850 डिग्री सेंटीग्रेड। पायरोमीटर मतलब रेडिएटेड हीट लाइट मेजर करता है। एंड नॉन कांटेक्ट मतलब ये वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है। किसमें होता है? वेरी हाई टेम्परेचर। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन। तो फ्लोरेंस कंट्रोल, इंजन कूलिंग सिस्टम, एचवीएसी और इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में टेम्परेचर मेजरमेंट इसेंशियल होता है। ठीक है। सो आई थिंक तुमको टेम्परेचर मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर मैनेजमेंट। प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? तो प्रेशर मेजरमेंट का मतलब है, प्रेशर मेजरमेंट का मतलब है किसी भी फ्लूइड लिक्विड गैस द्वारा पर यूनिट एरिया लगाए गए फोर्स का मेजर करना। देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब P इज इक्वल टू F अपॉन ए। तो ये क्या होता है, प्रेशर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी फ्लूइड मतलब फ्लूइड हो गया, आपका लिक्विड हो गया या गैस हो गया, इनके द्वारा पर यूनिट एरिया लगाए गए फोर्स को मेजर करना हमारे क्या होता है, प्रेशर मेजरमेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसकी वर्किंग या कॉन्सेप्ट समझ लो। प्रेशर गॉज जो होता है वो लिक्विड कॉलम के बैलेंस प्रिंसिपल यानी मैनोमीटर या इलास्टिक एलिमेंट के डिफॉर्मेशन पर काम करते हैं। ठीक है। अब इनके इंस्ट्रूमेंट देख लो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है मैनोमीटर। ये क्या करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि लिक्विड कॉलम हाइट होती है, लिक्विड कॉलम की हाइट को क्या करता है, बैलेंस करता है। यू ट्यूब और बॉर्डन ट्यूब गॉज ये क्या करता है, कवर ट्यूब होती है, कर्व ट्यूब होता है। कर्व ट्यूब प्रेशर से स्ट्रेटिन होती है, पॉइंट मूव करता है। क्या मूव करता है, पॉइंटर मूव करता है। देखो जो हमारा बॉर्डन ट्यूब गॉज है, ये कर्व ट्यूब प्रेशर से स्ट्रेटिन होती है एंड पॉइंटर इसका मूव करता है। ठीक है। डायफ्राग्राम गॉज ये क्या करती है, फ्लेक्सिबल डायफ्राग्राम के डिफ्लेक्शन प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। प्रेशर प्रेशर ट्रांसड्यूसर एंड ये क्या करता है, प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जो हमारा प्रेशर होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, प्रेशर को हमारे किस में कन्वर्ट करता है, सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो बॉयलर प्रेशर मॉनिटरिंग, हाइड्रोलिक एंड पेन्यूमेटिक सिस्टम्स, टायर्स प्रेशर और पाइपलाइन मॉनिटरिंग में यूज होता है। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा। तो देखो यूनिट नंबर 5 तो वेलोसिटी मेजरमेंट। तो वेलोसिटी मेजरमेंट देखो हमारा जो हमने अभी क्या पढ़ा, प्रेशर मैनेजमेंट पढ़ा, टेम्परेचर मैनेजमेंट पढ़ा, मेजरमेंट पढ़ा, वो हो गया। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी मेजरमेंट। तो देखो जो वेलोसिटी मेजरमेंट है वो किसी ऑब्जेक्ट या फ्लूइड की स्पीड और डायरेक्शन को क्या करता है, डिटरमाइन करने का प्रोसेस होता है। देखो वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, स्पीड का जस्ट रिलेटेड बोल सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मेजरमेंट किसी ऑब्जेक्ट या फ्लूइड की स्पीड और डायरेक्शन डिटरमाइन करने का प्रोसेस होता है। ठीक है। फिर आता है टेकोमीटर। देखो मैंने फिजिक्स का बता दिया था। ठीक है। तो टेकोमीटर में क्या होता है, रोटेशनल स्पीड आरपीएम मेजर करता है। ठीक है। एंड एनीमीटर क्या करता है, एयर और विंड वेलोसिटी मेजर करता है। एंड जो हमारा पिटोट ट्यूब होता है वो क्या करता है, फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी डायनेमिक प्रेशर से। ठीक है। देखो जो हमारा टेकोमीटर होता है वो क्या करता है, रोटेशनल स्पीड मेजर करता है। और एनीमीटर जो होता है, एनोमीटर जो होता है वो एयर विंड वेलोसिटी मेजर करता है। एंड पिटोट ट्यूब क्या करता है, फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी को डिटरमाइन करता है। एंड अब हम बात करेंगे इसका एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन क्या होता है भैया, एप्लीकेशन होता है ऑटोमोबाइल स्पीडोमीटर, विंड स्पीड मॉनिटरिंग, एयरक्राफ्ट और फ्लूइड फ्लो सिस्टम में वेलोसिटी मेजरमेंट जरूरी है। ठीक है। एंड अब बात करते हैं भैया इस वेलोसिटी मेजरमेंट के बाद अब हम फ्लो मेजरमेंट की बात करेंगे। तो फ्लो मेजरमेंट में क्या होगा, फ्लो मेजरमेंट समझते होंगे आप, जैसे पानी का बहाव बोलते हैं जिसको। तो फ्लो मेजरमेंट समझो। तो फ्लो मेजरमेंट किसी पाइपलाइन चैनल से गुजरने वाले फ्लूइड की क्वालिटी पर यूनिट टाइम मेजर करने का प्रोसेस है। देखो जो फ्लो मेजरमेंट होता है, ये किसी पाइप हो गया, पाइप या चैनल से गुजरने वाले फ्लूइड, जैसे आपका लिक्विड हो गया या गैस हो गया,
उसकी क्वालिटी मतलब वॉल्यूम या मास पर यूनिट मेजर करने का प्रोसेस होता है हमारा फ्लो मेजरमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बात समझना कि आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि जो मैंने बता दिया है कि आपका जो फ्लो मेजरमेंट है, फ्लो मेजरमेंट कैसे काम करता है या क्या होता है डेफिनेशन। एंड नाउ अब हम इनके टाइप, कंपोनेंट एंड इंस्ट्रूमेंट देखें। तो इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। फर्स्ट इज वेंचुरीमीटर, जो पाइप का क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करके प्रेशर डिफरेंस से फ्लो रेट, देखो वेंचुरीमीटर क्या करता है, पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको रिड्यूस करके प्रेशर डिफरेंस से फ्लो रेट करता है, ठीक है, फ्लो करता है, ठीक है। एंड ऑरिफिस मीटर क्या करता है, रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग से प्रेशर ड्रॉप मेजर करना। क्या करना, रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग, जहां से रिस्ट्रिक्टेड है ओपन करना, वहां से क्या करता है, प्रेशर ड्रॉप मेजर करना, ठीक है। रोटामीटर क्या करता है, फ्लोट के वर्टिकल पोजीशन फ्लो रेट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब इसके एप्लीकेशन समझ लो। अब इसका एप्लीकेशन क्या, वाटर सप्लाई सिस्टम, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज और ऑयल हो गया, गैस हो गया, पाइपलाइन में फ्लो मेजरमेंट यूज होता है, ठीक है। नाउ आई थिंक इतना तुमको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रेन मेजरमेंट की। तो स्ट्रेन कैसे मेजर किया जाता है, तो स्ट्रेन मेजरमेंट किसी मटेरियल पर लोड लगने से होने वाले डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन को मेजर करता है। मतलब एक चीज ध्यान रखना, सपोज मान लो एक हम स्ट्रेन को मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक, तो किसी मटेरियल पर लोड लगने से होने वाले डिफॉर्मेशन, जैसे सपोज मान लो कि ये पेन है मेरे हाथ में एंड इसमें मैंने बहुत तगड़ा फोर्स लगाया तो ये डिफॉर्म हो गया, मतलब ये बिल्कुल एकदम सुकड़ गया, ठीक है। तो पर यूनिट चेंज होता है, तो इसी को मेजर करने के लिए हम स्ट्रेन मेजरमेंट करते हैं। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसमें सबसे कॉमन मेथड स्ट्रेन गॉज है, जिसमें एक थिन मेटलिक फॉइल मटेरियल की सरफेस पर चिपक जाती है। जब मटेरियल डिफॉर्म होता है तो क्या होता, देखो ये इसमें जो है स्ट्रेन मेजरमेंट में सबसे कॉमन मेथड क्या है, स्ट्रेन गॉज है, जिसमें एक थिन मेटलिक फॉइल जो होती है वो मटेरियल की सरफेस पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। जब मेटल डिफॉर्म होता है तो गॉज भी डिफॉर्म हो जाती है, जिससे उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ये स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है भैया। आई थिंक इतना समझ में आ गया। एंड इसका एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन क्या है, हमारे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेशन है स्ट्रक्चरल हेल्थ, जैसे मॉनिटरिंग हो गया, लोड सेल हो गया, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग हो गई, और एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस हो गया, एनालिसिस में स्ट्रेन गॉजेज में यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोर्स और टॉर्क मेजरमेंट की। तो फोर्स और टॉर्क मेजरमेंट की हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एंड मेजरमेंट क्या होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई थिंक तुमको टॉर्क समझ में आ गया, एंड फोर्स तो तुमको पता ही होगा, ठीक है। देखो अभी मैंने तुमको अभी एक फॉर्मूला दिखाया था, कौन सा, देखो ये फोर्स है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है। तो क्या कर दो, फोर्स इक्वल टू क्या कर दो, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो तुमको मालूम है। अब हमें किसका, टॉर्क मेजरमेंट का जानना है। तो देखो फोर्स मेजरमेंट जो होता है, किसी पुश पुल एक्शन की मैग्नीट्यूड मेजरमेंट करना। क्या करना, देखो जो फोर्स मेजरमेंट होता है, किसी भी चीज को क्या करना, पुश करना, फुल पुल करना, एक्शन की मैग्नीट्यूड को मेजर करना, वो क्या कहलाता है, फोर्स मेजरमेंट कहलाता है। सपोज मान लो मैं आपको धक्का दे दूं, फिर उसका जो हमने मतलब जो मैंने आपको धक्का दिया है, फिर उसको हम क्या करें, उस मैग्नीट्यूड को मेजर करें, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स मेजरमेंट बोलते हैं, कि मैंने आपको कितनी फोर्स से धक्का मारा, ठीक है। नाउ अब टॉर्क मेजरमेंट किसी रोटेटिंग शाफ्ट पर लगने वाले क्या होते हैं, टर्निंग मोमेंट, जैसे ट्विस्टिंग फोर्स को मेजर करना, वो हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क मेजरमेंट कहलाता है। तो टॉर्क मेजरमेंट इज इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं हम किसकी, टाइप की। तो टाइप क्या है, टाइप है हमारा क्या, टाइप और कंपोनेंट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट समझो इसके, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट और यूज, तो देखो लोड सेल, ठीक है, लोड सेल हो गया। एंड फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जैसे स्ट्रेन गॉज बेस्ड। एंड स्प्रिंग बैलेंस क्या हो गया, स्प्रिंग का एक्सटेंशन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, स्प्रिंग के एक्सटेंशन फोर्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एंड टॉर्क ब्रेंच क्या होता है, ये होता है वोल्ट टाइटनिंग टॉर्क मेजर और कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आता है डायनोमीटर। डायनोमीटर में क्या होता है कि इंजन मोटर का टॉर्क और पावर प्रेशर क्या करता है, मेजर करता है। तो आई थिंक तुमको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। सो अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, विगनिंग मशीन्स और आपका इंजन टेस्टिंग, ऑटोमोबाइल्स असेंबली, बोल्ट टॉर्क और मटेरियल टेस्टिंग मशीन्स में क्या होता है, फोर्स फोर्स टॉर्क क्या करना होता है, मेजरमेंट यूज करना होता है, ठीक है। सो आई थिंक ये जो अपना एक टॉपिक है फोर्स एंड टॉर्क मेजरमेंट, आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर पढ़ने जा रहे हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड मे भी हो सकता है कि ये एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। अब देखो जो भी चीजें सब अपन पढ़ रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें अपन पढ़ रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। एंड अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट करता हूं मैं।
तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। तो वर्नियर कैलिपर का आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, तो प्लीज आप अगर गूगल नेट से अगर ढूंढना चाहें तो प्लीज आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। बट मैं इसी डायग्राम से समझाऊंगा, तो प्लीज आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए। यहाँ पे देखो जॉज वॉज नहीं है, बाकी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो 1 मिनट रुकना। वर्नियर वर्नियर तो वर्नियर कैलिपर का मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये अपना वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, आप लोग देख सकते हो। ये ऊपर में जो, आई थिंक ये क्या क्या हो गया, हाँ खिसक जा भाई। हम्म, हाँ ये देखो। तो ये जो हमारा ये है, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। क्या है? वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसी में समझा दूं क्या, थोड़ा सा। पेन क्यों नहीं आ रहा? चलो आ गया। तो देखो अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको मैं यहाँ यहीं पे कोशिश कर लूँ समझाने की। तो देखो जो वर्नियर कैलिपर है, ये हमारे क्या होते हैं, जॉज होते हैं। वर्नियर कैलिपर के क्या होते हैं? जॉज होते हैं। कौन से जॉज होते हैं? जॉज फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन। ये क्या मेजर करते हैं? इनर डायमेंशन को मेजर करते हैं। एंड जो ये नीचे वाले जॉज होते हैं ना, ये मेजर करते हैं आउटर डायमेंशन को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? आउटर डायमेंशन को मेजर करते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा क्या है, अब देखो जो ये वर्नियर कैलिपर है, तो ये देखो ये हमारा वर्नियर कैलिपर का होता है। एंड ये स्क्रू होता है, यहाँ पे स्क्रू क्लैंप होता है। ये हमारा मेन स्केल होता है एंड ये हमारा वर्नियर स्केल होता है। सो आई होप इतना तुमको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया, मेरे को पहले थम्स अप कर देना कमेंट में, तो मेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड अब एक चीज देखना, अब आपको क्या क्या समझ में आ गया। इनर इनर जॉज समझ में आ गए, इनर डायमेंशन के जॉज समझ में आ गए, आउटर डायमेंशन के जॉज समझ में आ गए, वर्नियर स्केल समझ में आ गया। ये हमारा छोटा सा वर्नियर स्केल होता है, यहाँ पे रीडिंग्स जो है। और ये हमारा यहाँ पे एक स्क्रू होता है, स्क्रू क्लैंप। एंड ये हमारा जो दिख रहा है आपको, ये हमारा मेन स्केल होता है। एंड यहाँ पे स्टीम फॉर मेजरिंग डेप्थ होता है। तो ये होता है हमारा क्या, वर्नियर कैलिपर का डायग्राम। सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ अब हम अपने टॉपिक पे बैक चलते हैं। एंड अब मैं बाकी आपको उसी में समझा दूंगा, ठीक है। तो 1 मिनट का वेट करिएगा। हाँ, वर्नियर कैलिपर होता क्या, अब देखो। तो वर्नियर कैलिपर जो है, पेन चेंज कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, एक्स्ट्रा डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ मेजर करने के लिए यूज होता है। इसका लिस्ट काउंट टिपिकली 0.02 mm होता है भैया। इसका कितना होता है लिस्ट काउंट? टिपिकली 0.02 mm। आई थिंक इतना क्लियर है भैया। अब हमें भैया एक चीज बता दो कि इसका जो जो वर्नियर कैलिपर है वो यूज क्यों होता है। तो वर्नियर कैलिपर क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ हो गया, डायमीटर हो गया, और इंटरनल डायमीटर हो गया, और आउटर डायमीटर हो गया, या एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, किसी की डेप्थ, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ नापनी हो वो हो गया। एंड इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो टिपिकली कितना होता है? 0.02, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसका पर्पस क्या होता है? ऑर्डिनरी स्केल से ज्यादा एक्यूरेट मेजर देना, और स्मॉल फ्रैक्शनल डायमेंशन को भी प्रिसाइजली मेजर करना। तो देखो भैया, ये जो वर्नियर कैलिपर होता है, ये मेन जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है या ऑर्डिनरी स्केल होता है, उससे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ठीक है। अब देखो समझो, अब क्या है, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होती हैं। एक मेन स्केल होता है जो कि फिक्स्ड होता है इंचेस मार्किंग के लिए, और एक होता है वर्नियर स्केल जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें वो क्या होता है, स्लाइडिंग होता है, जिसमें थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वर्जन स्पेसिंग होती है। जब दोनों स्केल्स की लाइन अलाइन होती है, वहां से फ्रैक्शनल रीडिंग मिल जाती है, यानी कि लिस्ट काउंट वाली। अब देखो टोटल, अब फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, आप कैसे देख सकते हो। तो देखो टोटल रीडिंग क्या होगा, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होगा मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल रीडिंग, टीआर लिख देता हूं। एंड टीआर इज इक्वल टू क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग, क्या मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये लिखा है, बोलो तो और जूम कर दे रहा हूं, और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे भैया? तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल, किसकी वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ वन स्केल डिवीजन। देखो अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, देखो मैं फिर से बताता हूँ। टोटल रीडिंग समझ में आ गया कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल इनटू लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये इसका फॉर्मूला होता है। आई होप अब तो क्लियर हो गया तुमको। ये मैंने डायग्राम समझा दिया है प्रीवियस में ही, अगर फिर से समझना है तो आप बैक कर सकते हो एंड जाके प्लीज समझ सकते हो। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लिस्ट काउंट जनरली कितना होता है? लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm, और इंचेस में बोलोगे तो 0.11 इंचेस, और 0.02 mm होता है, और इंचेस में 0.001 होता है। अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल और डेप्थ, तीनों तरह की मेजरमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल है। देखो वर्नियर कैलिपर से हम एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, इंटरनल कर सकते हैं, और डेप्थ भी नाप सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं डिजिटल और डायल वर्जन भी अवेलेबल है ट्रेडिशनल वर्नियर के अलावा, ठीक है। नाउ अब देखो, तो देखो अब इसके टाइप समझने हैं। तो देखो फिक्स जॉ का काम क्या होता है, मेन स्केल के साथ फिक्स्ड रहना एंड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मूवेबल जॉ का काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट साइज के अकॉर्डिंग स्लाइड होता है। मेन स्केल का काम का क्या होता है, वोल नंबर रीडिंग मतलब और इंचेस में देना। वर्नियर स्केल क्या होता है, फ्रैक्शनल डेसिमल रीडिंग। एंड हमारे डेप्थ रॉड का क्या होता है कि डेप्थ मेजर करने के लिए। और इंटरनल जॉज का क्या होता है कि होल हो गया, होल का इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए। तो इसके आप भैया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो पहला एडवांटेज क्या है, हाई प्रिसीजन और वर्सेटाइल, मतलब लेंथ हो गया, आईडी हो गया, ओडी हो गया एंड डेप्थ हो गया, ठीक है। एंड सिंपल हो गया, पोर्टेबल हो गया और रिलेटिवली क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज का, रीडिंग लेने में पैरेलक्स एरर हो सकती है, अलॉन्ग वर्जन, और वेरी स्मॉल या सॉफ्ट ऑब्जेक्ट मेजर करने में क्या होना चाहिए, केयर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सॉफ्ट ऑब्जेक्ट में हम इसको मेजर करेंगे तो फट सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या, वर्कशॉप, क्वालिटी इंस्पेक्शन और मशीन शॉप में कंपोनेंट की डायमेंशन वेरीफाई करने के लिए वाइडली यूज होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रोमीटर स्टार्ट करते हैं। अब हमको पढ़ना है माइक्रोमीटर। तो देखो माइक्रोमीटर क्या होता है, सबसे पहले आई होप मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करूंगा। एंड सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ, माइक्रोमीटर का डायग्राम, ठीक है। माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर का डायग्राम देखेंगे एंड बहुत सिंपल सा डायग्राम दिखाऊंगा कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। एंड देखो ये अपना माइक्रोमीटर होता है, ये जो होता है, अगर आप परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हो। एंड इसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। एंड इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इसका पिक्चर बड़ा हो जाए। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड ये पूरा फोटो क्यों नहीं आ रहा भाई, तो एक मिनट देना मेरे को, एंड मैं पूरा फोटो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो ये हमारा क्या आ गया, माइक्रोमीटर आ गया, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा पेन का यूज करता हूँ। ओके, ये क्या चीज आ गया भाई, हटाओ। एंड अब किसको, ये तो चल जाएगा ना। सो ये है आपका माइक्रोमीटर का डायग्राम, ठीक है। एंड मैं इसको आप समझाने की कोशिश करूंगा, सो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो आपको मैंने जो इसके पहले जो हमारा टॉपिक था वो मैंने समझा दिया था। एंड अब देखो जो ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, यू फ्रेम। आई थिंक क्लियर है भैया। अब एक चीज ध्यान रखना, यू फ्रेम समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये ऐसा टाइप करके होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तुमको, ठीक। अब इसके हम नाम देखते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, ये अपना क्या होता है, रेचेड स्टॉप करके होता है। एंड यहाँ से यहाँ तक ये अपना क्या होता है, थिम्बल होता है। एंड ये जो होता है, ये हमारा जो ये होता है, ये क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। ये जो हमारा होता है, ये हमारा मेन स्केल होता है। यहाँ पे हमारे स्पिंडल होते हैं, यहाँ पे हमारा एनविल होता है, ठीक है। एंड ये पार्ट जो है, ये और ये पार्ट, ये हमारे क्या होते हैं, मेजरिंग फेसेस होते हैं, ठीक है। एंड जो होता है ये स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशन, तो ये होता है। एंड मेन स्केल तो मैंने बता ही दिया। तो ये सारे चीजें होते हैं किसमें, आपके माइक्रोमीटर में। तो आई होप तुमको माइक्रोमीटर समझ में आ गया होगा। एंड नाउ अब हम जाते हैं अपने नोट्स की तरफ। एंड मैं आपको बताता हूँ अब इसके बारे में, इसकी थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। तो देखो आप माइक्रोमीटर समझ में आया होगा आपको कि माइक्रोमीटर क्या होता है। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्क्रू थ्रेड्स के प्रिंसिपल पर काम करके बहुत छोटी सी डायमेंशन, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है आपका 0.01 mm, मतलब, ठीक है। एंड इसका वर्नियर कैलिपर कितना होता है, 0.02 mm, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे को याद हो गया, ठीक। एंड नाउ अब देखो ये हो गया। एंड माइक्रोमीटर की वर्किंग देखो, ठीक है, वन होती है, एक्यूरेटली मेजर करता है, ठीक है। अब माइक्रोमीटर समझ गए, अब वर्किंग समझो, कॉन्सेप्ट समझो। तो माइक्रोमीटर में एक क्या होता है कि प्रिसीजली थ्रेडेड स्पिंडल होता है। क्या होता है, एक प्रिसाइजली थ्रेडेड स्पिंडल होता है जो थिम्बल घुमाने के आगे पीछे मूव करता है एक कंप्लीट रोटेशन पे, ठीक है। तो थिम्बल क्या होता है, देखो मैंने तुमको वहां पे दिखाया था, तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है, वहां पे मैंने तुमको एक्यूरेटली डायग्राम दिखा। एग्जैक्ट फिक्स डायमेंशन लाइक पिच हो गया, पिच मूव करता है। एंड स्लीव क्या होता है, हमारा मेन स्केल होता है। और थिम्बल जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर स्केल की कंबाइंड रीडिंग से एक्यूरेट मेजर करता है। तो अब देखो भैया, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है स्लीव ना बोल के मैं यहाँ पे बोलूंगा मेन स्केल। तो देखो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस थिम्बल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो देखो ये समझना, टोटल रीडिंग मतलब मेन स्केल का रीडिंग प्लस ब्रैकेट में हमारा थिम्बल का रीडिंग, प्लस थिम्बल का रीडिंग के बाद हमारा क्या जाएगा, थिम्बल की रीडिंग। देखो थिम्बल का रीडिंग हुआ, थिम्बल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। ये आपका होता है अपना क्या, टोटल रीडिंग। सो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। एंड नाउ अब लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो लीस्ट काउंट मैंने तुमको बता दिया है कितना होता है।
एंड आपको अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू, क्या पिच ऑफ स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल। तो देखो पिच ऑफ स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ थिम्बल से आप क्या फाइंड कर सकते हो? लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो। तो देखो वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेट, क्या देखो ये वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। रेचेड स्टॉप कंसिस्टेंट प्रेशर इंश्योर करता है, जिससे मेजरमेंट एरर क्या होती है? कम होती है। तो देखो मेजरमेंट एरर भी क्या होती है? इसमें कम होती है। एंड नाउ अब एक चीज देखना, तो यहाँ पे आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसके टाइप देख लो कौन कौन से हैं, ठीक है। आउटसाइड आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो एक्सटर्नल डायमेंशन लाइक थिकनेस हो गया, डायमीटर हो गया। इनसाइड माइक्रोमीटर, देखो आउटसाइड माइक्रोमीटर में एक्सटर्नल डायमेंशन थिकनेस डायमीटर, एंड आपका इनसाइड माइक्रोमीटर में इंटरनल डायमेंशन बोर डायमीटर, ठीक है। एंड डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या करोगे? होल हो गया, स्लॉट हो गया, इनकी क्या होता है? डेप्थ को क्या करता है? मेजर करता है, ठीक है। आई थिंक तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं टाइप बता रहा हूं किसके? माइक्रोमीटर को। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर एंड डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड मैंने सारे के काम भी बता दिए, तीनों के काम क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अब एक चीज देखना, एडवांटेज देखो, वर्नियर कैलिपर से हायर प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती है, एंड रेचेड मैकेनिज्म से कंसिस्टेंट मेजरिंग प्रेशर होता है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज का लिमिटेड मेजरिंग रेंज होती है, एक इंस्ट्रूमेंट के एक रेंज के लिए होता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर से क्या होता है? वर्नियर कैलिपर से कॉस्टलियर और डेलिकेटेड हैंडलिंग चाहिए होती है, ठीक है। नाउ अब एक चीज ध्यान रखना कि आपको दो में से कोई एक, मतलब क्या पता अगर किस्मत अच्छी हुई तो दोनों आ जाए। अगर आपका वर्नियर कैलिपर आता है तो वर्नियर कैलिपर अच्छे से करना, माइक्रोमीटर अच्छे से आता है तो माइक्रोमीटर अच्छे से करके आना। जो भी एग्जाम में है उसको देखो पढ़ के सब जाना, एंड हो सके तो जो एग्जाम में आए उसको अच्छे से बनाना, ठीक है। नाउ अब इसकी एप्लीकेशन देखो। तो प्रिसीजन मैकेनिक टूल रूम और क्वालिटी इंस्पेक्शन में, टूल मशीनिंग, प्रिसीजन मशीनिंग, टूल रूम और क्वालिटी इंस्पेक्शन में टाइट टॉलरेंस पार्ट मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज होता है। तो ये इसका क्या बता दिया मैंने? ये बता दिया मैंने आपको इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो नाउ अब देखो, अब बात करेंगे हम डायल गॉज की। एंड डायल गॉज को हम क्या बोलते हैं? डायल इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायल गॉज एंड डायल गॉज को हम क्या बोलते हैं? डायल इंडिकेटर। तो देखो अब डायल गॉज का भी तुमको डायग्राम दिखाना पड़ेगा। तो देखो डायल गॉज तो डायल गॉज क्या होता है ये भी देख लो। तो डायल गॉज इस टाइप से होता है, ठीक है। इसको समझ लो, मैं तुमको डायल गॉज दिखाता हूँ, ठीक है। तो डायल वॉज लाइक ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है, ठीक है। और एक तो लग रहा है नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, दैट्स वाई मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी जब तक ये ओपन होता है डायल गॉज तो तब तक हम, हाँ देखो यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है? लिमीटर होता है, लुकिंग क्लैंप, लॉन्ग पॉइंटर, शॉर्ट पॉइंटर, स्केल, केस, स्टीम, स्पिंडल और गॉज है। तो ये शायद आप समझ चुके हैं, एंड प्लीज इसको इंटरनेट के थ्रू जानने की कोशिश करें। एंड बाकी मैं आपकी थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो डायल गॉज में क्या होता है कि डायल गॉज जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्पिंडल की स्मॉल लीनियर मूवमेंट को रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म से रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करके डायल पे पॉइंटर के थ्रू क्या करता है? डिस्प्ले करता है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक तुमको देखो डायल गॉज का डायग्राम समझ गए हो, ठीक है। डायल गॉज का डायग्राम समझ गए हो। तो डायल गॉज क्या होता है? डायल गॉज होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो स्पिंडल कहाँ होता है? नीचे। स्पिंडल की स्मॉल लीनियर मूवमेंट को रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म से रोटेटरी मोशन मतलब घुमाव में कन्वर्ट करके डायल पे पॉइंटर के थ्रू क्या करता है? डिस्प्ले करता है, ठीक है। एंड डिस्प्ले करता है, ठीक। एंड फिर क्या वर्किंग कॉन्सेप्ट? जब स्प्लेंडर सरफेस के कांटेक्ट में आकर मूव करता है, जो हमारा स्प्लेंडर होता है, जब स्प्लेंडर जो होता है वो सरफेस के कांटेक्ट में आकर मूव करता है, उसके रैक गियर से जुड़ा पिनियन रोटेट करता है, जो गियर्ड मैकेनिज्म से पॉइंटर को क्या करता है? डायल पर मूव करता है, और एक कंप्लीट रोटेशन टिपिकली 1 mm के बराबर होता है, और एक डायल 100 डिवीजन में डिवाइड होती है। लीस्ट काउंट कितना निकलता है? 0.01 mm, ठीक है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो तो कंपैरेटिवली मेजरमेंट के लिए यूज होता है, डिवीजन ऑफ डेविएशन फ्रॉम रेफरेंस, अलाइनमेंट चेक, फ्लैटनेस चेक, राउंडनेस, रन आउट मेजरमेंट चेक करने में यूजफुल होता है, ठीक है। नाउ इसका टाइप देखो, प्लंगर टाइप, ये लीनियर मूवमेंट मेजरमेंट और जनरली पर्पस पे काम आता है। लीवर टाइप, टेस्ट इंडिकेटर, कन्फाइंड स्पेस एंड अलाइनमेंट चेकिंग के काम आता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? हाई सेंसिटिविटी होती है और इजी टू रीड होता है, एंड मैकेनिज्म अलाइनमेंट और सरफेस फ्लैटनेस चेक करने के लिए इफेक्टिव होता है। एंड इसके डिसएडवांटेज क्या है? एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं देता है, सिर्फ कंपैरेटिवली रिलेटिव देता है। एंड डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट और केयरफुल हैंडलिंग चाहिए होती है, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन। तो देखो मशीन टूल्स, अलाइनमेंट, रन आउट चेक एंड सरफेस फ्लैटनेस के बाद हमारा क्या आता है? सरफेस फ्लैटनेस और कंपैरेटर मेजरमेंट में डायल गॉज यूज होता है। तो आई थिंक तुमको ये भी समझ में आ गया होगा डायल गॉज का यूज कहाँ होता है। एंड अब हमारे पास स्लिप और साइन, ठीक है। अभी कितना बाकी भाई? अभी तो लग रहा बहुत ही ज्यादा बाकी है, तो मेरे को लग रहा भाई बहुत बाकी है अभी। एंड नीचे तो 15, 17, 18, 19 टॉपिक भी खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं?
अभी हम चल रहे हैं आई थिंक बहुत ऊपर है अभी अभी हम कॉम्बिनेशन से साइन बार था स्लिप गॉज पे हैं अभी तो ठीक है 7-8 टॉपिक ही बाकी है। तो देखो स्लिप गॉज, तो स्लिप गॉज समझते हैं भैया स्लिप गॉज क्या होता है। तो देखो स्लिप गॉज जो होता है, स्लिप गॉज क्या होता है। स्लिप गॉज जो है एक प्रिसाइजली ग्राउंड हेडेड स्टील ब्लॉक होता है जो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस डायमेंशन प्रोवाइड करता है। ये हाईएस्ट एक्यूरेसी के लिए मेजरमेंट स्टैंडर्ड मान जाते हैं। किसके लिए मान जाते हैं? हाई स्टैंडर्ड एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। जो हमारा स्लिप गॉज होता है वो डिफरेंट थिकनेस के सेट्स में आते हैं। इन्हें वियरिंग टेक्निक से लाइट प्रेशर के साथ स्लाइड करके आपस में क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करके कोई भी रिक्वायर्ड डायमेंशन प्रिसाइजली बिल्ड की जा सकती है, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी, माइक्रोन लेवल एंड व्रिंगिंग प्रॉपर्टी। दो ब्लॉक्स आपस में चिपक जाते हैं मॉलिक्यूलर एडहेशन से, ठीक है। फिर इसके ग्रेड्स आते हैं। तो ग्रेड 0 कैलिब्रेशन, ग्रेड 1 इंस्पेक्शन, ग्रेड 2 वर्कशॉप। एंड एप्लीकेशन क्या है? तो कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्पेक्शन और सेटिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस डायमेंशन में यूज होता है। तो देखो जो हमारा स्लिप गॉज है, स्लिप गॉज कहाँ यूज होता है? कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्पेक्शन और सेटिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस डायमेंशन में यूज होता है। नाउ अब बात करते हैं साइन बार की। तो साइन बार बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये जितने भी पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। साइन बार एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल को एक्यूरेटली मेजर या सेट करने के लिए यूज होता है। देखो जो हमारा साइन बार होता है वो किस लिए यूज होता है, ध्यान समझना। साइन बार एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, तो समझ में आया। जो एंगल बोले तो ये एंगल थीटा, ठीक है। एंगल थीटा मतलब एंगल समझो, एंगल को एक्यूरेटली मेजर करने या सेट करने के लिए यूज होता है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक साइन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो देखो अब देखो साइन बार एक प्रिसाइजली ग्राउंडेड बार होती है जिसके दोनों एंड्स में इक्वल डायमीटर रोलर लगे होते हैं जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस एल पर सेट होते हैं। एक रोलर का सरफेस प्लेट पर रख कर दूसरे रोलर के नीचे स्लिप गॉज को रखकर रिक्वायर्ड हाइट सेट की जाती है। तो देखो यहाँ पे ये हमारा स्लिप गॉज रख दिया गया है जिसकी हाइट एच है एंड ये हमारा क्या है? साइन बार है एंड यहाँ पे हम थीटा एंगल मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे नीचे क्या है? सरफेस प्लेट है। तो हमारा साइन बार से एंगल थीटा इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक तो मैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल। तो एच क्या हो गई? हाइट हो गया, एल हमारा क्या हो गया? लेंथ हो गया, ठीक है। जहां थीटा इक्वल क्या होगा? रिक्वायर्ड एंगल होगा। एच हमारा क्या होगा? हाइट ऑफ स्लिप गॉज स्टैक, ठीक है। और एल क्या होगा? हमारा एल होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन रोलर सेंटर्स। तो आई होप इतना क्लियर है एंड ये हमारा साइन बार का हो गया। इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या कि हाई एक्यूरेसी एंगल मेजरमेंट, क्या हाई एक्यूरेसी एंगल मेजरमेंट मतलब स्मॉल एंगल के लिए बेस्ट होता है, लार्ज एंगल में एरर ज्यादा होती है, ठीक है। रोलर जो है सेंटर डिस्टेंस स्टैंडर्ड वैल्यू में होती है 100 mm और 20 mm, ठीक है। एडवांटेज का वेरी प्रिसाइज एंगल सेटिंग चेकिंग पॉसिबल होती है। स्लिप गॉज के साथ कंबाइन करके वाइड रेंज एंगल मेजर हो सकता है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या? एंगल 45 से ज्यादा के लिए एक्यूरेसी कम हो जाती है और हैवी और बल्कि केयरफुली हैंडलिंग करना चाहिए, ठीक है। एंड इसका क्या है कि एप्लीकेशन तो ठीक है। इसके हम क्या देखेंगे? एप्लीकेशन तो एंगल मेजरमेंट या वेरिफिकेशन। देखो जो हमारा एंगल मेजरमेंट है, क्या है? एंगल मेजरमेंट है एंड जो हमारा वेरिफिकेशन है वो टेपर चेकिंग और प्रिसीजन इंस्पेक्शन में टूल रूम में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? टूल रूम में यूज होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन सेट की। तो कॉम्बिनेशन सेट जो है एक वर्सटाइल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कॉम्बिनेशन सेट क्या है? एक वर्सटाइल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक ग्रेजुएटेड स्टील्स रूल के साथ तीन अटैचमेंट लाइक स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड एंड सेंटर हेड कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट है ये एक वर्सटाइल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक ग्रेजुएटेड स्टील रूल के 3 अटैचमेंट होते हैं। फर्स्ट इज स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड एंड सेंटर हेड। ये कंबाइन होते हैं किसके साथ? कंबाइन सेट के साथ, ठीक है। तो इसकी वर्किंग क्या? हर हेड स्टील्स ब्लेड पर स्लाइड कर सकता है और किसी भी पोजीशन पर लॉक हो सकता है जिससे एक भी इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल मेजरमेंट टास्क कर सकता है, ठीक है। एंड देखो अब एक बात सुनना, टाइप और कंपोनेंट सुन लो। तो इनके अटैचमेंट देख लो। क्या? स्क्वायर हेड। तो स्क्वायर हेड में क्या होता है कि 90 डिग्री और 45 डिग्री एंगल चेक करना, हाइट डेप्थ मेजर करना, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। प्रोटेक्टर हेड में क्या होता है? कोई भी एंगल मेजर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं 0 से लेके 180 डिग्री के एंगल तक, ठीक है। और जो हमारा सेंटर हेड होता है, सेंटर हेड में क्या होता है कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? जो हमारा सिलेंड्रिकल वर्क पीस का सेंटर लोकेट कर सकते हैं। मतलब राउंड वर्क पीस है, राउंड वर्क पीस का सेंटर क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एडवांटेज देखो, एक इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। देखो जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है, वर्सेटाइल होता है क्योंकि वर्कशॉप में टाइम और स्पेस दोनों सेव होता है। एंड इसके एडवांटेज भी है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोमीटर से एक्यूरेसी कम होती है और मल्टीपल पार्ट्स होने से वियर लूजनेस की रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन समझो, मार्किंग आउट, एंगल चेकिंग, सेंटर फाइंडिंग और जनरल वर्कशॉप
मेजरमेंट में कॉम्बिनेशन सेट यूज होता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, अब हमारे पास जो है अब हमारा पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। एंड मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्या दिखा दूं, सिलेबस दिखाने की कोशिश करूंगा। तो हमने कितना कवर कर लिया, जो हमारा ये पार्ट है कौन सा, मेजरमेंट वाला पार्ट है, साइन बार एंड कॉम्बिनेशन सेट, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बचे हुए, सो इसमें हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जो कारपेंटरी आरपेंटरी कास्टिंग कास्टिंग ये है इसको करेंगे। तो पार्ट बी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे एक ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज कास्टिंग। सो कास्टिंग एक क्या, कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें लिक्विड मेटल को एक माउल्ड कैविटी में प्योर किया जाता है। क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है, जहां वो सॉलिडिफाई होकर डिजायर्ड शेप लेता है। देखो जो कास्टिंग है, कास्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल, देखो मोल्टन मेटल तो समझते होगे, लिक्विड समझ लो, मोल्टन मेटल मतलब उसको हम क्या करते हैं, माउल्ड कैविटी में प्योर कर, ठीक है, एंड प्योर कर किया जाता है, जहां वो सॉलिडिफाई होकर क्या करता है, डिजायर्ड शेप ले लेता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग, ठीक है। मान लो अब देखो इसका पर्पस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो शेप होते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप को इकोनॉमिकली प्रोड्यूस करना, ठीक है। लार्ज स्केल मास प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सुटेबल प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखो वर्किंग स्टेप्स क्या, तो वर्किंग स्टेप में सबसे पहले आता है पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग में क्या करते हैं, हम डिजायर्ड शेप का एक रेप्लिका बनाते हैं। एंड माउल्ड मेकिंग में क्या होता है, सैंड या माउल्ड का पैटर्न हम क्या करते हैं, कैविटी बनाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेल्टिंग मेटल। तो मेल्टिंग मेटल में क्या होता है कि मेटल को मोल्टन स्टेट में लाना है, ठीक है। फिर आता है प्योरिंग। प्योरिंग में क्या होता है, मोल्टन मेटल को माउल्ड में डालना, ठीक है। फिर आता है सॉलिडिफाई एंड कूलिंग। तो इसमें क्या करते हैं, सॉलिडिफाई एंड कूलिंग और शेक आउट एंड फिनिश। इसमें क्या करते हैं, कास्टिंग को माउल्ड से निकालकर क्लीनिंग करना होता है, ठीक है। तो यही ये वर्किंग लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। कास्टिंग प्रोसेस एक बेसिक स्टेप है, पैटर्न मेकिंग, डिजायर्ड शेप का रेप्लिका, माउल्ड मेकिंग, सैंड या माउल्ड में पैटर्न का कैविटी बनाना। एंड मेल्टिंग में क्या होता है, मेटल को मोल्टन स्टेट में लाना। एंड प्योरिंग में क्या होता है, मोल्टन मेटल को माउल्ड में डालना, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग एंड सेक आउट एंड फिनिशिंग, इसमें क्या होता है, कास्टिंग को माउल्ड से निकालना एंड क्लीनिंग करना। ये उसी चीज का प्रोसेस का क्या बना हुआ डायग्राम बना हुआ। तो प्लीज इसको अच्छे से रट लेना, ये समझ लेना, ठीक है। एंड ये सारे नोट्स तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं टेलीग्राम पे, तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड अब आते हैं बात कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरनल एक्सटर्नल शेप की हर स्टेप्स में बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स शेप जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरनल एक्सटर्नल जो शेप होते हैं वो एक ही स्टेप में बना सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट सभी मेटल और अलॉयज कास्ट किए जाते हैं। साइज रेंज क्या होते हैं, छोटे पार्ट लेकर बहुत बड़े कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। एंड अब इसके टाइप ऑफ कास्टिंग, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सो फर्स्ट इज सैंड कास्टिंग। सो सैंड कास्टिंग क्या होता है, सैंड मोल्ड यूज होता है लो कॉस्ट और जनरल पर्पज के लिए, ठीक है। डाई कास्टिंग, मेटल माउल्ड मतलब डाई जो होती है, डाई में हाई प्रेशर ऑफ मोल्टन मेटल इंजेक्ट किया जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में वैक्स पैटर्न में यूज होता है एंड प्रिसीजन कॉम्प्लेक्स शेप में यूज होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग रोटेटिंग माउल्ड एंड हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज है, कॉम्प्लेक्स शेप इकोनॉमिकली बनाए जा सकते हैं, ऑलमोस्ट कोई भी मेटल अलॉय यूज किया जा सकता है एंड मास प्रोडक्शन के लिए सुटेबल डाई कास्टिंग होती है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का कास्टिंग डिफेक्ट और कास्टिंग डिफेक्ट, सिंकेज एंड ये सब चीजें हो सकती है, कास्टिंग डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ सरफेस फिनिश और डायमेंशनली एक्यूरेसी और मशीनिंग से कम होती है, ठीक है। नाउ अब पढ़ेंगे क्या, पैटर्न मेकिंग में एक्स्ट्रा टाइम और कॉस्ट लग सकता है, ठीक है। नाउ अब इसके एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन क्या है, इंजन ब्लॉक्स हो गया, पंप हाउसिंग हो गया, मशीन फ्रेम्स हो गया, पाइप फिटिंग हो गया और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स कास्टिंग से बनाए जाते हैं। नाउ ठीक है, अब आता है कारपेंटरी। तो कारपेंटरी में क्या करते हैं, वुड का वर्क करते हैं, ठीक है। तो कारपेंटरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारपेंटरी क्या है, तो कारपेंटरी जो है, कारपेंटरी वो क्राफ्ट है जिसमें लकड़ी यानी वुड को कटिंग, शेपिंग और ज्वाइनिंग करके यूजफुल स्ट्रक्चर को या प्रोडक्ट बनाया जाए, जैसे आपके बेड हो गए, सोफा हो गया, ये सारी चीजें। तो इसका पर्पज क्या, फर्नीचर पैटर्न कास्टिंग के लिए यूज होता है, फर्नीचर हो गया और पैटर्न मतलब कास्टिंग के लिए यूज होता है, और स्ट्रक्चर कंपोनेंट बनाना, फाउंड्री पैटर्न की लो कॉस्ट प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज करते हैं, टाइप कारपेंटरी में यूज होता है। इसकी वर्किंग क्या है, तो देखो वर्किंग क्या है, कारपेंटरी में बेसिक ऑपरेशन होते हैं मार्किंग एंड मेजरिंग, स्वेबिंग मतलब कटिंग, प्लानिंग मतलब सरफेस स्मूथिंग, चिजलिंग मतलब जॉइंट्स बनाना या ग्रूविस करना, ज्वाइनिंग मतलब नेल्स, स्क्रू, ग्लू, जॉइंट्स एंड फिनिशिंग मतलब सैंडिंग या पॉलिशिंग करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब आता है इसका टाइप या कैटेगरी देख लो। तो भैया मार्किंग टूल, कटिंग टूल, कॉमन टूल। तो मार्किंग टूल क्या होते हैं, ट्राई स्क्वायर, मार्किंग गॉज और स्केल, ये हमारे क्या होते हैं, मार्किंग टूल होते हैं। और कटिंग टूल क्या होते हैं, सॉ, चिजल और प्लेन। चिजल मतलब छेनी होता है, ठीक है। कॉमन ज्वाइंट्स जैसे मोर्टाइज, टेनन ज्वाइंट्स एंड डोवेटाइल ज्वाइंट्स एंड लेफ्ट ज्वाइंट, ये सारे चीज क्या होते हैं, ये सारे होते हैं कॉमन ज्वाइंट्स में आते हैं। तो आई होप इतना तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज देखो, तो एडवांटेज, पहले नंबर का एडवांटेज क्या है, वुड इजीली अवेलेबल और रिलेटिवली चीप मटेरियल होता है
और फाउंड्री पैटर्न के लिए क्विक और इकोनॉमिकली होता है, ठीक है। और इसके कुछ देखो, कोई भी चीज है तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हो, तो डिसएडवांटेज क्या है, बोर्ड मॉइस्चर से क्या होता है, श्रिंक हो सकता है या रैप हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये बात तो सच है कि जो हमारी बोर्ड होती है वो क्या हो जाती है, मॉइस्चर से श्रिंक हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो मेटल की तुलना में कम स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, अब हम फर्नीचर में, सॉरी फर्नीचर नहीं, अब हम जाएंगे फर्नीचर। इसके एप्लीकेशन क्या है, फर्नीचर मेकिंग, फाउंड्री पैटर्न, कंस्ट्रक्शन जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, और कारपेंटर में यूज होते हैं, ठीक है ना। अब हम जाएंगे वेल्डिंग की तरफ। तो वेल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको भी देख लेना, ठीक है। तो वेल्डिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो बाकी वेल्डिंग एंड लेथ मशीन एंड ड्रिल मशीन बस बचा आपका, ठीक है। तो देखो वेल्डिंग क्या होता है, तो वेल्डिंग समझ लो, वेल्डिंग जो है एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। वेल्डिंग तो सभी समझते होंगे ना कि वेल्डिंग का मतलब क्या है, ठीक है। वेल्डिंग तो समझते होंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी। तो वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें दो या ज्यादा मेटल पार्ट्स को हीट या प्रेशर के थ्रू परमानेंटली जोड़कर एक कंटिन्यूअस ज्वाइंट्स बनाया जाता है। देखो जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। देखो बताऊं मैं आपको, आपको पता होगी कि व्हाट इज वेल्डिंग, तो मैं भी बता देता हूँ। जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग में एक ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। ये दो या उससे ज्यादा मेटल पार्ट्स को हीट या प्रेशर के थ्रू परमानेंटली जोड़ देता है, ठीक है। एंड इसका पर्पस क्या होता है, परमानेंट, स्ट्रॉन्ग और लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाना, फैब्रिकेशन और रिपेयर वर्क के लिए यूज किया जाता है। एंड वर्किंग देखो वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग में ज्वाइंट एरिया को मेल्टिंग पॉइंट तक हीट किया जाता है। कहां तक हीट किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट तक, फ्यूजन वेल्डिंग, ताकि दोनों पार्ट फ्यूज हो जाएं, या हीट प्लस प्रेशर में कंबाइन करके बिना मेल्टिंग के बॉन्ड बनाया जाता है, प्रेशर वेल्डिंग कहलाती है। एंड फिलर मटेरियल भी ऐड कर देते हैं, एंड साथ में ज्वाइंट लगा के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक ज्वाइंट लगा देते हैं। अब देखो बेसिक आर्क वेल्डिंग देखो, तो ये हमारा क्या है, वर्क पीस है, मेटल का प्लेट है, एंड ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा पावर सोर्स है, एक यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ से आ रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, आर्क वेल्डिंग हो रहा है, ठीक है। आर्क है, ये क्या है, हीट है। तो ये बेसिक आर्क सर्किट है, ठीक है। अब देखो टाइप क्या होते हैं वेल्डिंग के, तो देखो सबसे पहले आर्क वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, एंड टीआईजी मिग वेल्डिंग भी होती है। तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक आर्क से हीट जनरेट होती है और इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, ठीक है। ये जैसे मैंने डायग्राम दिखा। गैस वेल्डिंग में क्या होता है, गैस फ्लेम से मेटल मेल्ट करके ज्वाइंट बनाना। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है लोकलाइज्ड हीट प्रेशर के साथ। एंड टिग और मिग वेल्डिंग मतलब इनर्ट गैस स्लाइडिंग के साथ आर्क वेल्डिंग हाई क्वालिटी ज्वाइंट्स बनाना, ठीक है ना। अब हम आगे जाएंगे, एडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज देख लो, तो एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, परमानेंट होता है और लीक प्रूफ जॉइंट होते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स फैब्रिकेशन और रिपेयर पॉसिबल है। और रिलेटिवली क्या है, रिलेटिवली फास्ट और इकोनॉमिकल प्रोसेस है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज क्या, हीट से मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। एंड अफेक्टेड जोन्स है, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे अफेक्टेड जोन्स है, स्किल्ड लेबर और सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यूवी रेज और फ्यूम्स ये सारे से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड रेसिडुअल स्टेट्स और डिस्ट्रोशन का रिस्क हो सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, एप्लीकेशन का स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, ऑटोमोबाइल्स बॉडी, पाइपलाइंस एंड शिप बिल्डिंग्स और मशीन रिपेयर में क्या होता है कि बेल्डिंग जो होती है, वेल्डिंग वाइडली यूज होती है, ठीक है ना। अब एक चीज देखना, अब हम पढ़ रहे हैं लेथ मशीन, एंड लेथ मशीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको ध्यान से समझना। तो लेथ मशीन क्या है भैया, तो लेथ मशीन समझने के लिए ध्यान रखना कि लेथ मशीन क्या है। लेथ मशीन आप लोगों ने अपने कारपेंटरी वर्कशॉप में तो देखी होगी, या मैकेनिकल की वर्कशॉप में, तो नहीं देखी है तो हम दिखा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेथ मशीन क्या है, तो देखो सबसे पहले एक लेथ मशीन दिखा देता हूँ मैं। ये तो मैंने डायग्राम के हिसाब से रखा है, ठीक है। आपको लेथ मशीन दिखाता हूँ। लेथ लेथ मशीन लेथ मशीन, अरे बहुत छोटा हो गया भाई, ये कैसे हो गया। लेथ मशीन, ठीक है। लेथ मशीन का डायग्राम कहाँ पे देखना होगा, तो इसको देख लो, इसको इसमें समझ जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा होता है, ये हेड स्टोक होता है, ये स्पिंडल होता है, टूल पोस्ट होता है, टूल होता है, जॉब होता है, कैरेज होता है, टेल स्टोक होता है, स्पिंडल होता है, एंड रैक होता है, लीड स्क्रू होता है, बेड होता है, एंड फॉरवर्ड होता है। एंड प्लीज ये नेट कर लेना, गूगल कर लेना, तो डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब समझते हैं कि इसका क्या क्या होता है। तो देखो जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन जो है एक मशीन टूल्स है जिसमें वर्क पीस को चंक्स में पकड़कर रोटेट किया जाता है, और एक स्टेशनरी मूविंग कटिंग टूल से मटेरियल रिमूव करके डिजायर्ड सिलेंड्रिकल शेप दी जाती है। इससे मदर ऑफ ऑल मशीन टूल्स भी कहा जाता है। जो हमारी लेथ मशीन होती है, इसको क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल मशीन टूल्स, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, सिलेंड्रिकल और टेपर्ड और थ्रेडेड कंपोनेंट बनाना, एंड फेसिंग, टर्निंग, बोरिंग जैसी ऑपरेशन परफॉर्म करना, किससे, लेथ मशीन से। तो आई होप क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब समझते हैं वर्किंग। तो वर्क पीस चंक्स में क्लैंप होकर हेड स्टोक स्पिंडल के थ्रू क्या किए जाते हैं, हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है। एंड कटिंग टूल पोस्ट में फिक्स्ड होकर
कैरेज के थ्रू क्या करते हैं, वर्क पीस के अलोंग मूव करता है, एंड जिसमें मटेरियल लेयर बाय लेयर क्या होता है, रिमूव होता रहता है। ठीक है, ये मतलब एक छोटा सा डायग्राम है जो मैं समझाने के लिए क्या है। यहाँ पे आपका हेड स्टॉक होता है, ये चंक है, एंड यहाँ पे वर्क पीस रखा है, टूल पोस्ट प्लस आपका टूल, एंड ये टूल स्टॉक, एंड यहाँ पे मोटर और गियर बॉक्स, एंड ये आपका बेड होता है। तो प्लीज आप गूगल कर लीजिएगा, बिकॉज मैं आपको समझाने के लिए ये डायग्राम लेके आया था। बाकी आप गूगल कर लीजिएगा तो गूगल में आपको बहुत अच्छे से डायग्राम मिल जाएगा। अब देखो इसके टाइप के, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो लेथ मशीन में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो ध्यान समझना। पहला तो बेड होता है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, चंक्स एंड लीड स्क्वायर। तो बेड क्या होता है, बेड होता है जो बेस फाउंडेशन जिस पर सब पार्ट माउंट होते हैं। तो जो बेड होता है वो क्या होता है, यहाँ से लगा के यहाँ तक होता है, तो वो हमारा बेड होता है लेथ मशीन का। ठीक है, हेड स्टॉक क्या होता है, स्प्लेंडल और चंक होल्ड करता है, वर्क पीस को रोटेट करता है, यहाँ पे होता है हमारा हेड स्टॉक। ठीक है, टेल स्टोक क्या होता है, टेल स्टोक लॉन्ग वर्क पीस को सपोर्ट देता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, कैरेज कटिंग टूल को सपोर्ट और मूव करता है, सैडल प्लस क्रॉस स्लाइड प्लस टूल पोस्ट। ठीक है, अब चंक क्या करता है, चंक जो होता है वर्क पीस को क्या करता है, सिक्योरली ग्रिप करता है। ठीक है, ग्रिप मतलब पकड़ता है। लीड स्क्रू ऑटोमेटिक फीड और थ्रेड कटिंग के लिए यूज होता है। ठीक, अब लेथ मशीन में कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं, एंड ये ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, टर्निंग में क्या होता है, वर्क पीस का आउटर डायमीटर क्या किया जाता है, रिड्यूस करना, मतलब सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, फेसिंग में फेसिंग में क्या होता है, वर्क पीस के एंड फेस को फ्लैट और स्मूथ बनाना। टेपर टर्निंग ग्रेजुअली चेंजिंग डायमीटर बनाना। ठीक है, कौन शेप का। एंड थ्रेडिंग में क्या होता है, थ्रेडिंग होता है एक्सटर्नल इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स को कट करना। बोरिंग में क्या होता है, एग्जिस्टिंग होल का इंटरनल डायमीटर इनलार्ज करना। ठीक है, एंड ड्रिलिंग में क्या होता है, टेल स्टोक से सॉलिड सॉलिड वर्क पीस में होल बनाना। ठीक, नर्लिंग में क्या होता है, सरफेस पर ग्रिप पैटर्न बनाना, और पार्टिंग ऑफ में फिनिश्ड वर्क पीस को कट ऑफ करना। ठीक, नाउ अब हमारा जो है एडवांटेज समझ लो। एडवांटेज क्या है, वर्सटाइल, एक मशीन से मल्टीपल ऑपरेशन पॉसिबल है, एंड हाई प्रिसीजन और गुड सरफेस फिनिशिंग देती है। ठीक है, डायमीटर क्या है, सिर्फ सिलेंड्रिकल और रोटेशनल शेप के लिए क्या सुटेबल है, स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत होती है, सेटअप में टाइम लगता है। क्योंकि एप्लीकेशन क्या है, साफ्ट हो गया, बोल्ट हो गया, बुशिंग हो गया, पुली हो गया, और थ्रेडेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में लेथ मशीन का वाइडली यूज होता है। तो भैया लेथ मशीन इंपॉर्टेंट है, तो हमारी ड्रिलिंग मशीन भी इंपॉर्टेंट है। तो भैया ड्रिलिंग मशीन भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो ड्रिलिंग मशीन क्या है, ये एक मशीन टूल है जिसमें रोटेटिंग कटिंग ड्रिल को वर्क पीस के अगेंस्ट फीड करके राउंड होल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, वर्क पीस में एक्यूरेट राउंड होल्स बनाना, एंड बोल्ट होल्स, असेंबली होल्स और थ्रेडिंग के लिए क्या होता है, प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, वर्किंग क्या है, ड्रिल बिट स्पिंडल में क्या होता है, क्लैंप होती है, एंड जो मोटर रोटेट करती है, जो मोटर रोटेट होती है, वर्क पीस टेबल पर क्लैंप फिक्स होता है, एंड स्पिंडल को डाउनवर्ड फीड करके बिट वर्क पीस में क्या करते हैं, पेंट्रेट करते हैं, करके मटेरियल रिमूव करते हैं, एंड चिप्स के रूप में। तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे होता है ये मोटर प्लस हेड होता है, ये आपका स्पिंडल होता है, ये आपका ड्रिल बिट होता है, एंड ये आपका टेबल होता है, एंड यहाँ पे आपका बेस होता है। तो प्लीज इसके लिए भी आप गूगल पे जाएं, बहुत अच्छा डायग्राम मिल जाएगा। एंड टाइप क्या है इसके, इसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं, बेस होते हैं। तो भाई बेस क्या होता है, मशीन का सपोर्ट एंड फाउंडेशन पार्ट होता है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल सपोर्ट जिस पर हेड और टेबल माउंट होते हैं। टेबल क्या होता है, वर्क पीस क्लाइंब करने के लिए हाइट एडजस्टेबल। स्पिंडल ड्रिल बिट को होल्ड करके क्या करता है, रोटेट करता है, एंड ड्रिल हेड क्या करता है, मोटर और फीड मैकेनिज्म कंटेन करता है। ठीक है, अब ड्रिल जैसे लेथ मशीन में ऑपरेशन होते हैं, तो ड्रिल मशीन में भी होते हैं। तो ड्रिल मशीन में कौन से ऑपरेशन होते हैं, ड्रिलिंग, सॉलिड मटेरियल में राउंड होल्स बनाना, रिमेनिंग एग्जिस्टिंग होल्स को प्रिसाइजली फिनिशिंग देना और स्मूथ करना। बोरिंग, होल का डायमीटर एनलार्ज और एक्यूरेट करना। काउंटर बोरिंग, बोल्ट हेड के लिए स्टेप लार्ज होल बनाना। और काउंटर श्रिंकिंग, होल के टॉप पर कॉनिकल रिसेसेस बनाना है, एक्सक्लूड हेड होल्स के लिए। एंड टेपिंग, होल के मटेरियल थ्रेड्स कट करना। ठीक है, एंड स्पॉट फेसिंग, होल के अराउंड फ्लैट सरफेस बनाना, बोल्ट सीटिंग करना, ये सब करना। ठीक है, अब आता है टाइप। तो टाइप क्या है भैया, टाइप देख लो, बेंच पिलर ड्रिलिंग मशीन। तो स्मॉल टेबल पर माउंट होती है और लाइट ड्यूटी वर्क होता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, लार्ज वर्क पीस के लिए आर्म रेडियली मूव कर सकता है। मल्टीपल स्प्लिंटर ड्रिलिंग मशीन, एक साथ मल्टीपल होल्स ड्रिल कर सकता है, और मास प्रोडक्शन। एडवांटेज क्या, फास्ट होता है, फास्ट होता है, और फास्ट होने के साथ साथ क्या करता है, फास्ट होने के साथ साथ ये एक्यूरेट होता है, और रिपीटेबल होल मेकिंग होता है। एंड सिंपल ऑपरेशन, कम स्किल्स से भी काम हो सकता है, बेसिक वर्क। डिसएडवांटेज, सिर्फ राउंड होल्स के लिए सुटेबल है, डीप होल्स में ड्रिल बिट डिफ्लेक्ट ब्रेक कर सकता है। एप्लीकेशन, असेंबली होल्स, बोल्ट होल्स, पाइप फिटिंग और जनरली फैब्रिकेशन वर्क में ड्रिलिंग मशीन का एक्सटेंसिव यूज होता है। तो आई थिंक तुमको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 खत्म होता है, एंड ये नोट्स तुमको मिल जाएंगे। सो जाके प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एंड टेलीग्राम पे तुमको ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी साइड से दे दिए जाएंगे, प्लीज जाके ज्वाइन कर लो। एंड बाकी अब यूनिट नंबर 3 आपका बचा हुआ है, सो प्लीज इसको भी हम करा देंगे जल्दी जल्दी। कुछ नहीं, 7 से 8 पेज हैं इसमें आई थिंक।
12 पेज या 15 पेज है, ठीक है। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी करा देंगे। तो प्लीज जाके आप पहले यूनिट नंबर 2 देखो एंड इसको भी करते हैं, ठीक है। तो बाकी यूनिट नंबर 1 मैंने डाल दिया है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 मैंने डाल दिया है आपका, सो प्लीज जाके चेकआउट कर लो। एंड 138 व्यूज आ गया, तो जाके प्लीज चेकआउट कर लो। एंड बीएमई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं एंड बीएमई का लास्ट 2 डे स्ट्रेटेजी भी डाल दिया है, सो प्लीज जाके इसको भी चेक कर लो। बाकी आई होप तुमको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।